अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तख्ते पंजाब के उम्मीदवारों की बढ़ती हुई महाजराई, इल्ज़ामात, मुतालिबात और धमकियाँ सियासी पार्टियों से निकलकर अब इदारों तक पहुँच रही हैं। क्या पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर हैं कि जिसका जब दिल चाहे वो उन्हें मौरूदे इल्ज़ाम ठहराए और अपनी बात भी मनवाए? पंजाब का तख्त किसका होगा, इसका फैसला तो कल सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मगर फैसला आने से पहले ही हुकूमती इत्तेहादियों ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इत्तेहादी हुकूमत ये चाहती है कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाकर इस केस का फैसला किया जाए। यही नहीं, हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातों का ये फैसला सामने आया है कि इस केस में पार्टियों के सरबराहान को बाकायदा फरीक बनाया जाए। इसके अलावा ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि अगर ये फैसला उनके खिलाफ आया तो इसे कबूल नहीं किया जाएगा। कल फुल कोर्ट की पटिशन लेकर इत्तेहादी जमातें, PDM की जमातें सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं कि फुल जो बेंच है इसको तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्या कह रहे हैं, पहले ये देखिए। आइन बनाने का हक, आइन लिखने का हक मोहतरम अदालत को नहीं है। अदालत आइन की तशरीह करेगी, लेकिन 63A पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय है वो राय हम समझते हैं आइन से मुतसादिम है। जो कार्रवाई पंजाब असेंबली में 22 तारीख को हुई है वो उसी अदालत के फैसले की रोशनी में हुई। तो अगर अदालत का फैसला उन 20 से जायद अरकान के लिए दुरुस्त था तो फिर यहाँ पर जो खत मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब का बतौर सरबरा, वो खत दुरुस्त नहीं है। ये अजीब बात है। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अदालत को फुल बेंच इस पे कायम करना चाहिए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इमरान खान की अपीलें बहुत जल्द सुनी जाती हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अभी तक नहीं आया है। उन्होंने अदलिया को नवाज शरीफ की अपीलें फौरी सुनने का भी कहा है। क्या कह रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, ये भी देखिए। इमरान आज बात करता है तो सुबह उसका केस लग जाता है, मगर सालों पुराने केसेस जो हैं, फॉरेन फंडिंग केस समेत, नवाज शरीफ की अपीलों समेत, वो नहीं सुने जाएंगे तो ये कौम क्या समझे, किधर जाए? तो फिर तमाम तर ज़िम्मेवारी खराबी की जो पॉलिसी साज हैं उन पर आयद होगी। नाज़रीन, इक़्तिदार की जंग में कौमी और मुल्की मफादात को पसे पुश्त डालकर सभी जमातों के सियासतदान जोड़ तोड़ और मुक मुकाव की पॉलिसी पर हमें अमल पैरा नज़र आते हैं, जबकि इमरान खान तो अब इस्टेब्लिशमेंट से ही मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे हालात में रियासती इदारों को अपनी खामोशी ख़त्म करना होगी। आप आएँ, अपना किरदार अदा करें। मुल्की सियासी जंग में नाज़रीन शिद्दत आने से अदलिया और दीगर रियासती इदारों के न्यूट्रल रहने न रहने पर भी अब सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इंटरफेरेंस होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान हीट इस हद तक बढ़ चुकी है कि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का दोबारा हल्फ उठाए जाने के बावजूद मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में इत्तलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सॉफ्ट इंटरवेंशन के जरिए हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त और हालात का ये तकाजा है कि सियासत के बड़ों को मिलकर बैठना होगा कि रियासत मुस्तहकम हो सके और सियासतदानों को एक पेज पर लाने के लिए किसी ना किसी को तो आगे बढ़कर सालसी का किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, मौजूदा सियासी लड़ाई को देखते हुए अब ये तय है कि मुल्क में सियासी ठहराव लाना ये नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि सियासतदानों के दरमियान इक़्तिदार की जो रस्ता कशी है इसके नतीजे में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कानून शिकनी जैसे मामलात बार बार अदालतों में जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, क्योंकि मुआशी इस्लाहात और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को एतमाद में लेने के लिए इस वक्त एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। ऐसे में अगर सियासी सुलह सफाई के लिए इदारे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें धमकियाँ भी दी जा रही हैं, जानिबदारी के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, हर तरफ से दबाव भी डाला जा रहा है। यानी खुद बैठना नहीं है, और अगर कोई बिठाना चाहता है तो हर एक की अपनी शराइत हैं। ऐसे में फिर सियासी मुफाहमत कैसे होगी? मैं बात करूंगी माहिर कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, ये कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है कि सियासी मामलात जो हैं
वो अदालतों में गए हैं, हमारी सियासी जमातें खुद ही अदालतों में लेकर जाती हैं, फैसले एक का खिलाफ आ जाए तो वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जिसके हक में फैसला आ जाए वो तारीफें करना शुरू कर देते हैं। अब इतना ज़्यादा परसों से ही अदालत पर इतना ज़्यादा दबाव है, पीटीआई कह रही है कि उनके हक में फैसला आना चाहिए, अब अपोजिशन जो हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम तो ऐसा फैसला कबूल नहीं करेंगे हमारे खिलाफ आया, तो लिहाजा ये चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए ये क्यों चाह रहे हैं, ये इसको कहते क्योंकि ये मामला है क्या, पहले तो ये देख रहे हैं कि मामला है क्या। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले पीटीआई के 20 मुनहरफीन को वोट डालने की इजाजत नहीं दी और उनका डाला हुआ वोट काउंटिंग। अब ये कहते हैं कि यही असूल लगना चाहिए परवेज इलाही पे कि उसने 10 के 10 मेंबरान वोट डालकर अपने आप को नाअहल कर लिया, क्योंकि वो उस खत के मुनाफी है जो खत चौधरी शुजात ने दिया है हाउस डिप्टी स्पीकर को दिया गया, पकड़ाया गया और डिलीवर किया जब हाउस शुरू हो गया। अब इसमें 2-3 चीजें देखने वाली। पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं, आपको अभी मैं अर्ज करूंगा कि वो जो परवेज इलाही का वो जो पहला वोट था जिसमें 20 मुनहरफ हुए और ये वाला जिसमें सारी PMLQ ने जाके वोट डाल दिया, इनमें फर्क है। ये बिल्कुल फर्क सिचुएशन है। अगर सेम हो तो फिर उनका अपोजिशन का एक जायज हो मुतादा, पर ये फर्क है। फर्क किसका है? जो वोट पहले हुआ जिसमें 25 मुनहरफीन हुए, उन 25 में पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी। अब पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी आज खुद एक इस किस्म की जुर्म है कि जिसे वो मेंबर अपनी सीट से भी वोट डालने की हैसियत से भी जाता है। चौधरी साहब, एक और चीज पर मुझे बड़ी कंफ्यूजन है। अब ये जो सियासी जमातें कल लेकर जा रही हैं पटिशन फुल कोर्ट की तश्कील के लिए, फुल बेंच की तश्कील के लिए, अब क्या होगा? जो पहला मामला चल रहा है 3 रुकनी बेंच का, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, अब वो मामला तब तक रुक जाएगा अगर वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है उनकी पटिशन, वो मामला तब तक रुक जाएगा जब तक उस पटिशन का फैसला नहीं होगा। ऐसी बात यह है शादिया कि जब आप फुल कोर्ट की दरखास्त बनाने की दरखास्त देते हैं तो आपके लिए जिम्मे ये लाजिम है कि आपको ये ऐसा तजाद दिखाएं जो पहले फैसलों में हुआ है, जो ये छोटे बेंचेस ने किया है और उनमें बहुत सारा तजाद है। तो आप सारे जज बैठे और कोई बड़ा ही अहम इशू हो और उसको सारे बैठ के और सारे ही आज मैं आजम नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि माजी में जिस सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए थे, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, काजी फायज ईसा की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 209 के तहत उन्हें वो चाहते थे कि इन्हें हटाया जाए, उसके लिए आप लोगों ने फुल बेंच फुल कोर्ट तश्कील दिया। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा मामला है, इसके लिए फुल बेंच जो है ना वो तश्कील देना चाहिए। वो इससे जोड़ रहे थे कि उससे बड़ा मामला है ये। नहीं वो ठीक है, पर कुछ तजाद कोई कुछ इस किस्म की बात बतानी चाहिए ना कि ये फैसला काजी फैज़ वाले कार्रवाई जो है उसके खिलाफ है, जो चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हुई थी और ये इसलिए नहीं होना चाहिए। कोई तो ऐसी दलील देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जो दोनों फैसले जिन पे वो निकाह चाहते हैं अदालत की, वो दोनों फैसले हम आहंग है। उसकी वजह देखें, एक फैसला है जिसमें 20-25 MNA ये MPAs ये डिस्क्वालीफाइड, वो पहले का वोट था जिसमें जाके पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था ये जो
पीटीआई। लेकिन उसमें जो असद उमर साहब के खत में वो इमरान खान का जिक्र था कि इमरान खान की हिदायत हैं, पार्टी चेयरमैन की हिदायत है कि आप लोगों ने परवेज इलाही को वोट करना है। उसमें हिदायत के अलावा जो पार्टी सारी थी वो मिलके बैठी थी, वो एक मीटिंग में बैठी थी, उसमें उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने अपना जो चुन लिया था कि कौन सा कैंडिडेट है। अब उसके खिलाफ अगर वोट कोई देता है तो उसके साथ वही होगा जो पिछलों के साथ हुआ कि उनका वोट भी नहीं काउंट होगा और उनकी रुकनीयत भी खत्म होगी। इस केस में पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया और 10 के 10 ने किया कि वो परवेज इलाही को वोट डालेंगे और उन्होंने परवेज इलाही को वोट डाला है। अब इसमें पार्टी हेड किस तरह आ जाता है? जो 63A है उसके 2 हिस्से हैं, 2 फैसले। एक फैसला करना है पार्लिमानी पार्टी। अब फर्ज करो पार्लिमानी पार्टी जो है वो एक और उसकी अलायंस मिलके, जो उसकी एलाइज मिलके ये बनते हैं, ये आ जाते हैं बलूचिस्तान के। ये तो पंजाब की है ना, आप सोचो ये बलूचिस्तान की पार्टी। अब बलूचिस्तान की पार्टियां सारी मिलके एक कानून के खिलाफ फैसला कर सारी। अब उस बलूचिस्तान के वैसे कुछ 4, 5 या 10 या 20 या 50 इनराफ कर दे। अब जब आप उनको निकालेंगे 50-60 बलूचियों को और पीछे असेंबली नहीं छोड़ेंगे तो एक शोर नहीं पड़ जाएगा कि ये बलूचिस्तान के खिलाफ आप इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। ये बलोच थे तो जो निकाल दिए, ये बलोच थे जो जिन्होंने वोट से इनराफ किया तो उनको आपने हटाया। अगर इनराफ नहीं किया और आप सारी बलूचिस्तान की असेंबली उखाड़ दें तो आप सोचो कितनी मज़ामत, एक कौम परस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी मज़ामत होगी। बिल्कुल वफाक के खिलाफ। तो ये तो इत्तेफाक से पंजाब वर्सेस पंजाब हो गया। वो पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान हो, पार्टी हेड पंजाब से हो और पार्टी सारी बलूचिस्तान की हो और सारी की सारी बलूची पार्टी को आप मुनर्रफ करार दे दें और निकाल दें असेंबली से। तो ये इसलिए जो सोचा था लेजिस्लेशन बनाने वाले, द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर ढूंढती अदालत, विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर वो ये थी कि पहला फैसला करेगी पार्लिमानी पार्टी। हाँ, अच्छा, अब पार्लिमानी पार्टी में फर्ज करो 10 लोग हैं यही पर और 3 और 7 3 इख्तलाफ करते हैं। मेजॉरिटी कहती है ये अलिफ को देना, 3 कहते हैं बे को देना। अब फैसला पार्टी का तो हो गया कि अलिफ को देना, अलिफ को वोट देना। मतलब कि जो आप मुनहरिफ हो गए, जो इनकार करेंगे उसका फैसला पार्लिमानी हेड करेगा, ये उस 63A कहता है, राइट? तो उसका फैसला प्रेसिडेंट पार्टी हेड करेगा। देखो ना उसकी वजह क्या है, विजडम क्या है। अब पार्लिमानी हेड जो है, जो शायद दूसरे सूबे से बिलोंग करता हूँ, पर वो सोचता है कि ये 3 जो जिनको ये निकाल रहे हैं, ये एक तो ये जो 7 का लीडर है और ये 3 का लीडर, इनका तो जाती इशू बना, ये जातियात से उतरे, एक दो को दूसरे को गालियां दे रहे हैं, साथ नहीं चलते। और जो 3 हैं जिनको ये कहते हैं निकालो क्योंकि वो मुनर्रिफ हुए, वो उनकी बड़ी खिदमत है पार्टी से, वो 40 साल से पार्टी के साथ है, वो मार खा रहे हैं पार्टी के लिए, वो तगो कर रहे हैं। और ये जो आए हैं, नए आए हैं जनूबी पंजाब से, जैसे नए आए हैं, ये नए आए हैं, इनके पीछे मैं सारे उनको निकाल दूं तो वो कहेगा वो ही प्लेज द ग्रैंड फादर रोल। वो ग्रैंड फादर कहेगा रेफरेंस तो नहीं करते। बात ये है एतजाज साहब, हमने कानून को भी नजरिया जरूरत बना के रख दिया है। आप देखें 2018 में जब बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, किसका नून लीग ने साथ दिया था। फिर संजरानी साहब को जब चेयरमैन सेनेट बनाना था, क्या PTI ने साथ नहीं दिया था? जरदारी साहब का मतलब ये है कि जो चीज आपके हक में जा रही है, जिससे आपको सियासी फवायद मिल रहे हैं, उसके लिए आप कुछ गलत भी कर रहे हैं, उसके लिए आप कानून से हटकर भी इकदाम कर रहे हैं। तो सर उसमें आप अगर अक्सरियत को
सहूलियत में बदल रहे हैं सर, क्या वो ज्यादती नहीं थी? फिर माजी में इन सारे इक़दामात का एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं है कि जो सिचुएशन सियासी तौर पर आपके फायदे में जा रही है उसको आप कानून के कटहरे में ऑपोजिशन को लाकर खड़े कर दें, लेकिन माजी में जो आपने वही काम किया है उसको कोई पूछे ही ना। या ये उससे मुतालिक नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, आर्टिकल 63A। इसको हमने आर्टिकल 63A के तनाजुर में देखा। आर्टिकल 63A स्ट्रक्चर्ड इस तरह है कि पहला फैसला किसको वोट देना है वो पार्लिमानी पार्टी देगी, और दूसरा फैसला जो मुनर्रफ होते हैं वो पार्टी हेड करेगा। अकलियत में होंगे पार्टी में, उनको सजा क्या देनी है? क्या उनकी सारी सीटें ही हम खत्म करा दें? ये ऑटोमेटिक है। ये इसका फैसला पार्टी हेड करेगा, बड़ा बुजुर्ग होगा जो सोच के सुलह के चाहे कोशिश करके मुलाकातें करके, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा कि एकदम ही निकाल दिए। ये उसमें जो सोचना है, ग्रैंडफादर क्लॉज है ये, उसमें सोचना है कि ये क्या इस पे करना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है 63A का जो समझने की जरूरत है। और इसमें जब चूंकि हम वफाक है, पार्टी हेड एक बड़े सूबे से हो सकता है। ये मुनर्रफीन और पार्टी जिससे मुतल्लिक हर पार्लिमानी पार्टी ने सिंध की, बलूचिस्तान की, केपी की, पंजाब की, उन्होंने अपना अलग-अलग सोचना है। वो उन्होंने अब अलग-अलग सोचना है। वो ऊपर नेशनल असेंबली है, उसके भी अपने पार्टी है। अब वो अपनी पार्टी में वो फैसला करेंगे कि इसको वोट दें। जो पार्टी फैसला कर आप समझते हैं इस सबके पीछे जरदारी साहब का हाथ है? क्योंकि ये जब सारी डेवलपमेंट हो गई, हमजा शहबाज बन गए वजीर आला उस दिन 2 दिन पहले, तो बिलावल भुट्टो का ट्वीट आया, एक जरदारी सब पर भारी। फिर वो जरदारी साहब जब शुजात साहब से मुलाकात करके निकले और जिस तरह विक्ट्री का वो निशान बनाया उन्होंने, फिर वो उस दिन याद आया कि क्या उस दिन सारी प्लानिंग हुई, क्या सारा उन्होंने उस दिन प्लान तैयार किया। सबके पीछे जरदारी साहब का हाथ है। जरदारी साहब का हाथ है तो फिर जरदारी सबसे भारी हुआ ना। ये तो फिर मान लो ना। बिल्कुल बिल्कुल। सरदारी ने तो कोशिश करनी है कि वोट ज्यादा से ज्यादा मिले आखिरी वक्त इलेक्शन तक। हम कैंडिडेट जो होते हैं आखिरी वक्त तक, टिल द लास्ट बॉल इज वोट, ये कोशिश करते हैं। पर जजेस ने तो कानून को अप्लाई करना है ना, कानून के तहत। बिल्कुल। पीटीआई के 25 का केस मुख्तलिफ था क्योंकि वहाँ पार्टी ने ये फैसला किया हुआ था। बिल्कुल सही ये हमारे सही। चौधरी साहब मुझे ये बात बताएं, ये कुछ लोग ये जोड़ भी रहे हैं इसको 1971 वाली सिचुएशन से कि उस वक्त भी शेख मुजीबुर रहमान के पास अक्सरियत थी, अकलियत में उसको बदला गया, नहीं कबूल किया गया, उसके बाद फिर जो 1971 वाला सानिया हुआ उससे हमें सबक सीखना चाहिए। ये वैसी ही सिचुएशन आपको लग रहा है कि आज भी हालात उसी तरफ ही हैं? नहीं, आज तो फिर परवेज इलाही के साथ ज्यादती हुई है। हाँ, परवेज इलाही के साथ ज्यादती। वैसे बड़ा ऑब्वियस था, हम लोग भी बड़े बिल्कुल रिलैक्स थे कि अब जाहिर है वो जीते हुए हैं, सारे वोट उनके साथ हैं, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। सारे तज्जिए तबसरे एक तरफ ही थे कि परवेज इलाही नहीं बनना है। और अब वो स्पीकर को देखें, उसका जो फैसला है वो कहता है ये मुझे खाता है और ये मुझे डायरेक्टली शुजात हुसैन साहब से आया और मैंने उनसे कंफर्म किया है और अभी अभी मुझे मिला है, मैंने कंफर्म किया है, ये उन्होंने लिखा है। भाई आपको क्या पता है टेलीफोन के दूसरी तरफ शुजात हुसैन साहब बोल रहे हैं या वो एक हमारे दोस्त या साथी पार्लियामेंट में वो इतने अच्छे शुजात हुसैन बनते हैं, वो बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन शुजात हुसैन की तरदीद भी तो नहीं आई ना। वो कहते हैं मैंने दिया खत, इसकी तस्दीक तो मोनिस इलाही ने भी की ना कि हाँ ऐसा खत है। तरदीद आए ना आए, तरदीद का तो वक्त ही नहीं मिला ना। मैं ये कह रहा हूँ ये हेयर से होता है। हाँ, ये विजिबल ही नहीं होता। आप ये कह सकते हैं मैंने एक ऐसे साहब से बात की जो अपने आप को शुजात हुसैन कहते थे, मैंने पूछा और उन्होंने कहा मैं शुजात हुसैन, पर ये नहीं कह सकते कि शुजात हुसैन से बात। आप दुआई में नहीं ये कह सकते। एक और चीज बताएं चौधरी साहब,
अब कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें हमजा शहबाज के जो इख्तियारात है उसको बड़े लिमिटेड कर दिया है, महदूद कर दिया है कि आप मेरिट से हटकर कोई तैनातियाँ नहीं होंगी, आप सियासी फ़वायद के लिए कोई इकदाम नहीं करेंगे, कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम सब कुछ कलअदम करार दे देंगे। अब काबीना का मामला है, काबीना ने हल्फ उठाना है तो अपनी मर्जी से काबीना तश्कील दे सकता है एक ट्रस्टी सीएम? नहीं दे सकता। तो फिर जो अभी काबीना ने हल्फ लेना है उसकी क्या अहमियत है सर? कोई अहमियत नहीं। और वो पहले भी तो 3 हफ्ते के 4 हफ्ते हमजा चीफ मिनिस्टर बना रहा है, जबकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता था। वो तो उम्मीदवार था, वो तो जिस ओहदे का वो अभी उम्मीदवार था, वो ओहदे पे उसको किस तरह बिठाया जा सकता था? मतलब कि आज जो काबीना ने हल्फ लिया, अपनी मर्जी की काबीना तश्कील दी हमजा शहबाज ने, ये फैसला भी रिवर्स हो सकता है कोर्ट की तरफ से? नहीं, ये तो कलअदम होगा शुरू से। अच्छा, ये भी कलअदम होगा। अच्छा, ये भी ट्रस्टी वजीर आला के इख्तियार में नहीं है कि आप अपनी मर्जी की जो है ना वो काबीना तश्कील दें, राइट? ट्रस्टी वजीर आला के इख्तियार में तो आईजी की तबादला भी नहीं है। हाँ, सही। तो ये सब कल सब कुछ रिवर्स हो सकता है। कल जो हम रिमार्क्स देख रहे थे, या कल जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट लॉ रजिस्ट्री से, रिमार्क्स से ऐसा लग रहा था कि फैसला जो है वो परवेज इलाही के हक में होगा। देखो शाजिया, अगर ये वाक़यात हो कि और अगर यही बहस करनी हो दूसरी साइड में कि जी आपने पीटीआई के मुनर्रफीन को तो बाहर निकाल दिया और उसका वोट भी नहीं गिनने दिया, 3 मुनर्रफीन को आपने वोट भी गिन लिया है, गिनना चाह रहे, गिनना चाह रहे। तो उसका जवाब ये होगा कि वो फर्क केस था, उसमें वो मुनहरफीन जो थे उन्होंने पार्टी के फैसले को डिसोबे किया, या उसमें हेड ऑफ पार्टी का भी शामिल होगा जरूर, हेड ऑफ पार्टी भी पार्टी है पार्लिमानी, लेकिन यहाँ पार्लिमानी पार्टी ने तो सारे के 10 ने जाके वोट दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पार्लिमानी पार्टी के वोट की नफी नहीं हुई, न की गई, उससे इनराफ नहीं किया। तो अब जब एक केस अदालत में लगा है और उसके फैसला आने से पहले आप ये कह दें कि हम फैसला कबूल नहीं करेंगे, आप फुल कोर्ट तश्कील दें। अब कल मरियम नवाज की भी आपने ट्वीट देखी, उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी, गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए फैसले करेंगे, अपने ही फैसलों की नफी करेंगे, सारा वजन एक ही पलड़े अपने उसमें डालेंगे, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने हमसे उम्मीद ना करें कि हम जो है वो सर झुकाएंगे। तो ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है कि एक जो केस है लगा हुआ है अदालत में और आप पहले से ही दबाव डाल रहे हैं अदालत पर, जजेस पर, कि हमने कबूल नहीं करना, आप हमारे हक में फैसला दें। ये शरीफ खानदान जो है असल में ये लाडला है और अदलिया का कसूर, और उसकी वजह है उनके नजदीक तो लाडला आजकल कोई और बना हुआ है। नहीं, वो उनके नजदीक है, पर मैं ये लड़ने का लफ्ज़ तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था MQM के वास्ते 12 मई 2007 को, जब उन्होंने उसकी गोली चलाई थी। मैंने कहा कराची के लाडलों ने कराची को आग लगा दी, तो लाडले वहां से शुरू हो गए। फिर ये लाडले, इनके बारे में लाडले कहते रहे हूँ, मैं कहता रहा हूँ शरीफ खानदान, ये अदलिया के लाडले। आप देखें, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें, चीफ जस्टिस और जापान जजेस को भागना पड़े, उस कमरे को छोड़ के भागना पड़े जान बचाने के लिए, इनको कुछ नहीं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ये जजों को फोन करके कहें कि बीबी को और आसिफ जरदारी को ये सजा दो, ये सजा दो, वो जज काम पर आओ आगे से और वही सजा दे, इनको कुछ नहीं होता। सही, इनको कोई पूछता नहीं। और दूसरे जो जज हैं, जज जो वो जज डिसमिस हो जाते हैं तीनों, इनको कोई नहीं पूछता। ये जेल में होते हैं तो शाही सवारी आ जाती है और इनको एक महल में, सऊदी अरेबिया के महल में अपने मुलाजिम समेत ले जाते हैं और रख देते हैं। इन जितना लाडला ये करते रहे हैं, अपने मर्जी के बेंचेस बनवाते रहे।
इन्होंने जजेस को की तैनाती। आखिरी सवाल का जवाब दे दे, कल फैसला आ जाएगा? आपको लग रहा है मामला लिंगर ऑन होता, तूल पकड़ता, या कल फैसला आ जाएगा? नहीं, आ सकता है। इसमें तो छोटा सा मामला है, कोई इतना मामला ही नहीं है। हाँ, ओपन एंड शट केस है। भाई साहब आप बताओ, तो क्या कोई इख्तलाफ हुआ है इस पार्टी में जिनके आप वोट कटवाने आ रहे हो? उनमें कोई इख्तलाफ था क्या? उन 10 के 10 आदमियों ने जाके वोट कर दिया? जी कर दिया। 10 के 10 आदमियों ने कर दिया, वोट कर दिया, तो उनमें तो इख्तलाफ ही नहीं हो, तो वो पार्टी डिसीजन के मुताबिक किया। और अगर पार्टी डिसीजन के मुताबिक किया तो खुदा हाफिज़। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर सियासी जमातों ने डालना शुरू कर दिया है। अब मुस्लिम लीग नून और इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कल पटिशन लेकर जा रही हैं कि फुल बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये मुस्लिम लीग नून को क्या खौफ है कि फ़ैसला उनके खिलाफ आ जाएगा? यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि फुल कोर्ट तश्कील दें, अदरवाइज़ अगर इनके खिलाफ फैसला आ गया तो हमने तस्लीम नहीं करना। अदालतों पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, समझ में आ रही है कि इतना खौफ क्या है मुस्लिम लीग नून को? खौफ तो आपको बाज़ाहिर से नज़र आता है ना कि खौफ है पंजाब हुकूमत, पंजाब मतलब आधा पाकिस्तान। खौफ है अपनी राजधानी, अपना गढ़ और घर जिसमें इमरान खान इनको हरा चुके हैं, वो खौफ है। और खौफ है कि अगर पंजाब चला गया तो शहबाज शरीफ साहब 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद पे क्या हुकूमत करेंगे। यही वो खौफ था, यही वो चीज़ें थी कि चौधरी शुजात जैसे मुदब्बर और ज़ीरक सियासतदान ने चतर चलाकी की और बयान भी दे दिया था उन्होंने कि हाँ वो हमारे उम्मीदवार हैं, मैं वोट परवेज़ लाई को दूँ, और फिर एक ख़त निकल आया। तो जरदारी साहब पिछले 4-5 दिन किस खौफ के तहत लाहौर में थे? ज़ाहिर है इसी वजह से थे। और बाकी तो ये खौफ तो है। दूसरी वजह ये है कि ये अब हमारा पूरा बहसीत कौम रवैया बन गया है। मिसाल के तौर पे हमें फ़ौज वो अच्छी लगती है जो हमारे साथ हो, इलेक्शन कमीशन वो अच्छा लगता है जो हमारे साथ हो, और नैब वो अच्छा लगता है जो हमारा कहा मान रही हो, FIA वो अच्छी लगती है जो हमारे इशारे पे नाच रही हो, पुलिस वो अच्छी लगती है जो हमारे मुखालफिन को कुट चाड़े, और अदालतें वो अच्छी लगती हैं जो हम हर वक्त हमारे हक़ में फ़ैसला दें। आप अंदाज़ा करें इस बात से कि फ़ाइज़ ईसा साहब पे रेफरेंस हुआ, उसका फ़ैसला आया जिस पे मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बसद अदब क्यों किसी जज से नहीं पूछा जा सकता उनके बीवी बच्चों का। अगर हर कोई जवाब दे है तो वो क्यों नहीं? और क्या इसमें क़यामत आ गई थी कि हमारे रोशन ख्यालों ने सर पे एक बंदे ही रह गए, एक जज ही हमारे मुल्क में रह गए, बाकी सारे कोई नहीं। बसद तो जब वो फ़ैसला आया उनके हक़ में तो नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे यहाँ हमारे कानून के मुताबिक मुजरम हैं, इश्तिहारी हैं और नाहल हैं, उन्होंने लंदन से ट्वीट ठोका कि ताज़ा हवा का झोंका है ये। हाँ, हाँ। और बिलावल साहब ने तो हद ही सारी चीज़ें ही क्रॉस कर दी कि ये एक ही तो डेमोक्रेट जज थे। मेरे लिए तो सारी सुप्रीम कोर्ट काबिल एहतराम है, सारे जज काबिल एहतराम है। तो ये तकसीम भला क्यों होती है? ये तकसीम होती है कि जो आपको सूट कर रही हो जज साहबान या अदालतें, वो आपके लिए लेकिन एक तरफ और सिचुएशन सूट कर रही है ना। कुछ लोग चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करके मामलात को सॉर्ट आउट करे, सबको बिठाए। अब ऑपोजिशन हुकूमत कह रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नर्म या सख्त मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपका नज़रिया आपको ज़रूरत हो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस को आप वेलकम करते हैं, लेकिन जब आप समझें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, इंतखाबात का ऐलान हो जाए, लेकिन हवा आपके हक में नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है वो आपको कबूल नहीं है। ये भी एक रवैया आजकल बड़ा चल रहा है। मैं कहता हूँ शाजिया, माजरत के साथ ये पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो गया है, ये एक्सपोज्ड हो गए हैं, ये जाली डब्बा बंद 2 नंबर जमहूरियत एक्सपोज्ड हो गई है।
ये हर चौथे मोड़ पर एक्सपोज होते हैं। खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे इस मुल्क को बचा लो इन जाली जमूरों से और इस जाली डब्बा बंद जमहूरियत से। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि या अल्लाह सबसे पहले या तो कोई असली जमहूरियत ला दे इस मुल्क में, या कोई असली मार्शल लॉ ही लगा दे, क्योंकि हम अब कहां पहुंच गए हैं। आपके मुल्क पाकिस्तान की नहीं, ये सारे 19-20 के साथ एक हैं। ये पावर गेम है। कोई, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको कब कहा है नवाज शरीफ एक्सपोज हो गया है या मरियम एक्सपोज हो गई हैं या जरदारी एक्सपोज हो गई है तो आपको नाम लेना पड़ गया कि इमरान खान के आने से होगी। मैं इस निज़ाम की बात कर रहा हूं, आप समझ नहीं रही। हम ब्लेस्ड लोग हैं। मैं कैमरे की इस तरफ बैठा हूं, आप उस तरफ बैठी, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब पूछ रहा हूं। दोनों के घरों में सब कुछ मौजूद है, बिजली भी है, गैस भी है, हम अफोर्ड भी अभी तक कर पा रहे हैं। गो के थोड़ा सा सख्त हो गया है लेकिन अफोर्ड कर पा रहे हैं। जो मर्जी की ब्राउन ब्रेड खानी हो, जौ की रोटी खानी हो या नहीं, मुझे नहीं सरसों के तेल में पका दो, नहीं आज थोड़ा सा देसी घी, आज ऑयली ऑयल, हम अफोर्ड कर रहे हैं। खुदा के लिए ये मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंचा हुआ है। 12-14 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। और इनके चौंचले देखो, एक ट्विटर मिला हुआ है, उधर से वो ट्वीट करती हैं, इधर से वो ट्वीट करती है, उधर इफ्तिखार चौधरी साहब अच्छे थे, साकिब निसार बुरे लग गए, जस्टिस कयूम अच्छा था, जस्टिस बंदयाल साहब बुरे लग गए। क्यों बुरे लगे हैं? इसलिए लगे हैं कि भाईजान ये फैसला अगेंस्ट आ सकता है। एक छोटा सा सवाल पूछूं अगर मैं आपसे, पंजाब का जो इस वक्त सियासी बहरान है, क्या इसके सारे जिम्मेदार चौधरी शुजात हैं? चौधरी बरादरान की खानदानी लड़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, ओनली चौधरी शुजात। इस उनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। चौधरी शुजात सब पहले दिन फैसला करते, वो पार्टी हेड थे, 10 बंदे उनके थे कि हमने नहीं जाना, हमने हमजा को वोट देना है। लेकिन वो होता है ना, दिखाना सज्जी मारना खब्बी, और वो भी यानी आपका बंदा, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। किस हालत में है इमरान खान से मिलने के लिए परवेज इलाही बनी गाला चले गए, जरदारी साहब से दुआएं खैर करके मिठाइयां खा के, तभी इन्हें स्टैंड ले लेना चाहिए था चौधरी शुजात साहब को। इतना इंतजार करना ही नहीं चाहिए था, तब खुलकर सामने आ जाते। नहीं, उस वक्त स्टैंड ले लेते। हाँ। उस वक्त पार्टी से निकाल देते। ये 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा परवेज इलाही हमारा मुश्तरका उम्मीदवार है और परवेज इलाही के अलावा किसी को वोट नहीं देने हमने। हाँ। ये चंद दिन पहले। अच्छा, वो तो एक लंबी कहानी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या हुआ, वो लम्हा बेलम्हा क्या हुआ और किस वजह से क्या हो गया, वो छोड़ दें। इशू ये है बेसिकली कि बच्चे जवान हो गए हैं। हाँ। बच्चे वो सारी और फॉर एग्जांपल बच्चों की आपस में जेलसी वो हो गया है, बच्चों का इक्तदार है, और दूसरी बात है वो बीमार हैं, तीसरी बात यह है कि जो दूसरी तरफ थे वो पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। लेकिन मैं इन सारी बातों से निकलना चाहता हूं, पंजाब से, चौधरी शुजात से, मरकज से, अदालत से। मैं आज एक अनपॉपुलर सी बात करना चाहता हूं। खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे ये सारे इदारे, सारी जमातें एक जगह पे आ जाएं। ये मुल्क है तो ये सारे हैं, ये सारे जो चौधरी हैं, ये मुल्क है तो है, एस्टेब्लिशमेंट का इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का सही फैसला है कि सॉफ्ट इंटरफेरेंस की जाए, एटलीस्ट पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, इन पर तो आप लोग इकट्ठे बैठ जाएं, इलेक्शंस करा लें, उसके बाद साफ शफाफ मैंडेट जिसको मिले वो हुकूमत करे। लेकिन क्या करें, इमरान खान साहब भी ना जरदारी साहब के साथ बैठने को तैयार है, ना शहबाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार है। शर्त उनकी एक ही है, पहले आप इलेक्शंस की डेट का ऐलान करें, फिर हम किसी के साथ बैठेंगे। लेकिन उधर मौलाना आप कह रहे हैं हमने नहीं बैठना, पीपल्स पार्टी कह रही है हमने नहीं बैठना। यानी इनकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, ये कल तक क्या थे मुझे समझ नहीं आती, आज क्या बन गए हैं। खुदा की कसम, पता नहीं, मुल्क छोटा हो गया, ये बड़े हो गए। बिल्कुल सही फैसला है, अदलिया कर ले, फौज कर ले, सही है, कोई इदारा कर ले। गो कि हमने अल्लाह के फजलो करम से, जिसमें हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, मुझ समेत हम सारों का बहुत बड़ा किरदार, हमने किसी को इस काबिल नहीं रहने दिया कि वो थोड़ा सा बड़ा लगे, बाइज्जत लगे, या कोई इस तरह का लगे कि वो सारों को इकट्ठा कर दे। हमने हर एक को अकेला अकेला करके मारा है और ऐसा उसको मुतनाज़ किया है कि वो घर बैठ के सोच रहा है मेरा क्या कसूर था। और अच्छा, अब ये इसमें अदलिया कर ले, फौज कर ले, ये गंड चोर, ये बनारसी ठग, ये जीरे ब्लेड इकट्ठे नहीं होंगे।
क्योंकि इनके जाती मफादात हैं। मुस्लिम लीग नून पूरी नून के गिर्द घूम रही है, नवाज शरीफ के, हाउस ऑफ शरीफ। पीपल्स पार्टी पूरी जरदारी साहब और बिलावल के है। जरदारी साहब मशरक को जाएं तो सुबह से शाम तक आपको पीपल्स पार्टी वाले आके उनके बरकत बताएंगे कि वो मशरक क्यों गए मुल्क को उनकी बेहतरी के लिए। अगर वो वहीं से मगरब चले जाएं तो बताएंगे कि किस लिए वो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए मगरब गए हैं। अब यही इमरान खान साहब, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान का नाम है। ये नहीं बैठेंगे आपस में, इन्होंने कभी नहीं बैठना। ये नफरतें इतनी बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। नई इत्तेहादी हुकूमत को इक़्तिदार में आए 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इस दौरान IMF से प्रोग्राम की बहाली और 1.17 अरब डॉलर की किस्त मिल जाने की रजामंदी के अलावा कोई भी, अगर हम ये कहें कि कोई मुस्बत खबर आई तो ये शायद ठीक नहीं है। इसके अलावा कोई मुस्बत खबर नहीं आई है। मौजूदा हुकूमत में डॉलर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ रुपए के मुकाबले में, और तकरीबन अब डॉलर मार्केट में 228 की हद को छू रहा है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 100 रुपए का इजाफा हुआ। अगरचे पिछले दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 18 रुपए कम की गई, जो कि आवाम के लिए आटे में नमक के बराबर एक रिलीफ साबित हुआ। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में 18% तक महंगाई बढ़ चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते शरह सूद में 1.25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 15% तक पहुंचा दिया है। फिर आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का जो आउटलुक है ये अब मुस्तकम से इसको भी नेगेटिव कर दिया है। ना तो स्टॉक मार्केट में कोई बेहतरी नज़र आ रही है नाजरीन, और ना ही मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। एक तरफ मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है, तो दूसरी तरफ मुल्की बरामदात में इजाफे की जो एक उम्मीद थी वो भी दम तोड़ती जा रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फिर बिजली और गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है, इसकी वजह से जो सनत है ये एक बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हो रहा है, ये मुतासिर हो रहा है ये शोबा। और ताजिर बिरादरी ने कई लोम्स और पैदावारी यूनिट्स को अब बंद करना शुरू कर दिया है। मुल्की मईशत की इस हालत की जिम्मेदार जहाँ आलमी महंगाई और मौशी हालात हैं, वहीं रूस और यूक्रेन जंग और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, और जो सूरत हाल है ये भी पाकिस्तानी जो इकॉनमी है इस पर असरअंदाज हो रही है। और फिर सबसे बढ़कर जो मुल्क में एक जारी सियासी एक अदम इस्तेहकाम है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपकी मौशी गिरावट की। वफाकी हुकूमत तो जैसे तैसे 2 वोटों से कायम है, मगर पंजाब में सियासी बहरान और वज़ीर आला के इंतखाब का मसला मौशी अदम इस्तेहकाम का सबब बनता नज़र आ रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भी पाकिस्तान में तेल की कीमतें उस तरह कम नहीं हुई जैसे कि होनी चाहिए थी। जो रिलीफ मिलना चाहिए था वैसे आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि IMF की क्लीन चिट के बावजूद डॉलर की कीमत में मुसलसल जो इजाफा है ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अगर सियासी हुकूमत बर वक्त फैसले करने में कामयाब ना हो सकी तो मुल्की मईशत गिरावट की सतह तक जाने में देर नहीं लगाएगी, जहां से उठना बहुत मुश्किल हो सकता है, मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि जो मौशी सूरत हाल है एक अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं 9 अरब 30 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं। पाकिस्तान के बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में आधी कीमत पर बेचे जा रहे हैं, रुपया मुसलसल गिर रहा है। IMF की जानिब से कोई हौसला अफजा मैसेज नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि जब तक हमारा ये सियासी अदम इस्तेहकाम ये मुस्तहकम नहीं होगा, ये सूरत हाल नहीं सुधरेगी, तो हमारी क्या ये मुआशी गिरावट ऐसे ही जारी रहेगी डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दिया है हमारे जो माशी हालात हैं उनके बारे में। मगर 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा इसमें कुछ अगर हो सके तो बैलेंस आए। सबसे पहले जो जिस चीज़ पर हमने गौर कम किया है कि अल्लाह के फजल से पिछले साल हमारा शरह नमू जो है, इन मुश्किलात के बावजूद हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो अंदाज़ा लगाया है कि माशाल्लाह 6%।
अब ये पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि पिछले साल भी 6%, और वो ज़्यादा रिकवरी थी कोविड के बाद, और जो पिछला साल अभी जो गुजरा है उसमें 6%। तो शरह नमू में इन मुश्किलात, बेपनाह मुश्किलात जिनका आपने जिक्र किया है, हमारे माशी तरक्की की रफ्तार में कुछ इजाफा हुआ है, और इससे आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह के फजल से हमारी जो इकॉनमी है उसमें एक रेजिलियंस है, एक उसमें जिसे कहते हैं कि एक ताकत है, और इस चीज़ को बाज़ वक़्त हमें एम्फसाइज करना चाहिए ताकि लोगों को एहसास हो कि मुख्तलिफ वक्त ऐसे गुजरे हैं जब पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजरा है मगर निकल आया है। अब बस हमारी दुआ यह है कि इस मर्तबा भी कुछ ऐसा हो। आजकल जो हालात ख़राब हुए हैं जिसका आपने वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है, वो यकीनन उसमें ना सिर्फ माशी वजूहात है मगर साथ साथ जो सियासी इस वक्त हलचल है उसने, दोनों चीज़ों ने मिलकर मार्केट्स को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हालात संभाले जाएं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपके भी नॉलेज में होगा कि उन्होंने बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ इदारों और मंसूबों को दोस्त ममालिक को बेचने की जो है ये प्लानिंग कर रही है। ये वाज़ेह तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि 2 पावर प्लांट्स और कुछ इदारों के शेयर्स अरब ममालिक को बेचने का इरादा रखते हैं, जिससे तकरीबन $2.5 अरब जो है ना मईशत में शामिल हो सकेंगे, और जो फिर रुपया ज़ाहिर है डिवैल्यू हो रहा है इसको कुछ हद तक जो है ना वो सहारा मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है, ये तो वही हिसाब हो गया कि आपके घर में खाने को है नहीं, इतनी तंगी है कि आप अपने घर का सामान बेचते जाएं और पैसे जब वो आ जाएंगे उसको खर्च कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या आपके जो मुल्की असासे हैं, इदारे हैं, इनको बेच के आप अपने मुल्क को कितनी देर तक चला सकते हैं? क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है डॉक्टर साहब? ये बहुत अहम सवाल है आपका। आपने जिस चीज़ का जिक्र किया इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब आप ये देखिए कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जो है, जब वो हम सुकूक बॉन्ड, जो इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट करते हैं, उसके पीछे हम कोई ना तो कोई मुल्क का एसेट ज़रूर प्लेज करते हैं। ये इस्लामिक फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म रहा है। आपको तो अंदाजा होगा कि 1-2 एयरपोर्ट्स भी हमने प्लेज किए हैं, और कराची एयरपोर्ट, आपका लाहौर एयरपोर्ट, बिल्कुल, और मोटरवे वगैरह, रेडियो तो पाकिस्तान की इमारत है, इस्लामाबाद का F9 पार्क है, ये मोटे मोटे तो मुझे याद है जी। बिल्कुल, तो ये एक तरीका होता है कि आप, चूंकि आपकी बाज़ वक़्त क्रेडिट वर्दीनेस में कमी आती है, मगर ये एक इस्लामिक तरीका है और इसे हमें पूरी तौर पर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जो बात हो रही है वो ये है कि शेयर्स जो हैं, मुख्तलिफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, खास तौर पे जो प्रॉफिट मेकिंग हैं, उनके शेयर्स जो का यकीनन एक तरह से जिसे कहते हैं पार्शल हैंडिंग ओवर, प्राइवेटाइजेशन तो नहीं, इसलिए कि आप किसी एक गवर्नमेंट को दे रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट को, मगर इसमें ये होगा कि इक्विटी शेयर दिया जाएगा। हमारे लिहाज से बिल्कुल क्लियर ये पॉलिसी होनी चाहिए कि कंट्रोल एंड ओनरशिप मस्ट रिमेन विद पाकिस्तान। अच्छा, शेयर्स आप जरूर दें, आप चाहें तो 15-20% शेयर्स जो हैं, मगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है इन इदारों की हमारे मुल्क में हमारे पास रहे। मतलब कि अगर आपने शेयर्स देखते हैं, कल को शेयर्स बेचने का आपने फैसला किया तो हुकूमत पाकिस्तान इसे वापस खरीदेगी, इसकी कीमत हमारा जो दोस्त मुल्क है जो ले रहा है वो तय करेगा। इसको हम एक तरह का कर्ज भी कह सकते हैं, राइट? अगेंस्ट एन एसेट, यस। मगर मैं फिर से जरा एम्फसाइज करता हूं कि ओनरशिप हैंडओवर नहीं करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप थ्रू शेयर इन द इक्विटी ये मुनासिब है, और हमने OGDC के साथ पहले भी किया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। OGDC के शेयर्स भी हमने कुछ बेचे हुए हैं,
अब बाज़ वक़्त होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स देते हैं और इस मर्तबा शायद कोई ममालिक जो हैं खासतौर पर मिडिल ईस्ट के उनमें दिलचस्पी होगी, खासतौर पे एनर्जी सेक्टर में उनकी नेचुरली इंटरेस्ट ज़्यादा हो। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो पीएसओ की निजकारी का फैसला कर रहे हैं, ये शेयर्स पे होगा या आप इसको बिल्कुल ही प्राइवेटाइज कर देंगे, दे देंगे? ये प्राइवेटाइज हो रहा है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई खास किसी मुल्क को दिया जा रहा है, किसी हुकूमत को। ये प्राइवेटाइजेशन थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो पाकिस्तान में हमने 90s में बहुत किया है। हाँ। आपको याद होगा, और जब हमने बैंकों को प्राइवेटाइज किया वो भी एक बड़ा दौर था। अब आप अगर समझ रहे हैं कि आपको प्राइवेटाइजेशन से कुछ आपको कैश फ्लो की पोजीशन बेहतर होगी तो ये मुनासिब स्ट्रेटजी। और इदारों की कारकर्दगी भी आप समझते हैं कि प्राइवेटाइज करने से बेहतर हो सकती है, वो मुल्क को फ़ायदा दे सकते हैं? आपको पता है हमारे यहाँ बड़ी तनकीद होती है। अब जैसे शाहिद खान अब्बासी देख लें, उनकी जो प्राइवेट एयरलाइन थी वो हमेशा फ़ायदे में रही और जो PIA थी उस दौर में आज तक बड़ा नुकसान होता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक इदारा जो है वो एक पर्सनल बंदा अपने उस पर चला रहा हो, उसको फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन मुल्की इदारा उसी में नुकसान में जा रहा हो। तो आप ये समझते हैं कि इदारों को प्राइवेटाइज करने से इस मुल्क को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा? देखिए, प्राइवेटाइजेशन उस वक्त आपको करना चाहिए जब वो एक मोनोपोली ना बन जाए। हाँ। और एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहे, वरना प्राइवेट सेक्टर को आपने उठा के मोनोपोली दे दी तो वो बेपनाह प्रॉफिट बनाएंगे। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे एयरलाइन सेक्टर में PIA सबसे अहम हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और 2-3 साल पहले इसकी प्राइवेटाइजेशन पे डिसीजन हो चुका था। मगर प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ के ट्रेड यूनियन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। मगर सालाना हम PIA को बेल आउट करने के लिए 30 से 50 अरब दे रहे हैं। अच्छा। यकीनन इस तरह के इदारे जो हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन का केस यकीनन है और हमें कोशिश करना चाहिए। खासतौर पे अब आपको हैरत होगी अगर मैं आपको एक आदाद शुमार दूं कि हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बोझ हमारे फेडरल बजट पर बढ़ बढ़ के 850 अरब तक जा चुका है। अच्छा। ये हैरत बोझ है और इसकी वजह से हमारे बजटरी पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है और इसी वजह से जो हमारा बजट डेफिसिट है वो भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़ा, बहुत बड़ा है। 5 साल पहले ये जो बोझ था ये 150 अरब था और आज ये बढ़ के 850 अरब है और इसमें सबसे ज्यादा दखल जो है वो जो हालात हद से ज्यादा हमारे पावर सेक्टर में खराब हो चुके हैं उसकी वजह से सब्सिडी वगैरह का बोझ बहुत बढ़ गया। डॉक्टर साहब, ये PTI के दौर में तो ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, आज इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, हर घंटे के बाद लाइट जा रही है। तो इसमें किसका कसूर है? मौजूदा हुकूमत हालात पर काबू नहीं कर पा रही है या PTI ने कुछ ऐसा किया है कि इनको भुगतना पड़ रहा है? दरअसल बात यह है कि ये सारा फ्यूल सप्लाई की सिचुएशन का नतीजा है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास पावर सेक्टर में जनरेशन की कैपेसिटी मुनासिब है और इसमें हमें मुस्लिम लीग की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने बहुत कैपेसिटी में एक्सपेंशन किया था। मसला ये है कि इस वक्त 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो फ्यूल की कीमत, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, बहुत बढ़ गई है। अब आप देखिए कि LNG की कीमत कोई 6 गुना बढ़ी है, 6 गुना। कोयले की कीमत 2 गुना बढ़ी और इस वक्त हमारे पास जो ज़खायर हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम फ्यूल की सप्लाई को पूरी तरह से इंपोर्ट करें, दरामदात करें और अपने जनरेशन माल खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। डॉक्टर साहब, यही है, ये मसला है और कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं और इसकी वजह तो यूक्रेन रशिया वॉर है कि गैस सारा यूरोप लेकर प्रीएम्प्ट कर रहा है, इसलिए कि उनकी इकोनॉमीज तो बैठ जाएंगी। इसलिए हालात हद से ज्यादा मुश्किलात में चले गए। बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज पाशा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।